अच्छा जी, हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारा चैप्टर है। टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। हमने ये डिस्कस करना है कि एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 में यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, अब स्टार्ट हम लोग यहाँ से लेते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर, कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है, वो बेशक हवा है, पानी है या कोई भी सॉलिड चीज़ है, हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है और मैटर को उर्दू में हम मादा का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैटर क्या चीज़ है? बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट होता है, कोई ना कोई वज़न होता है और वो कोई ना कोई जगह घेरती है, उसको हम लोग मैटर का नाम देते हैं। मैटर जो है वो 3 फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वो 3 फिज़िकल स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इससे आप सब लोग फेमिलियर हैं और इन चीज़ों को आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर भी हम लोग इनको जो है वो इसी चैप्टर में आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मैटर जो है वो बेसिकली बना किस चीज़ से होता है? एटम से। ठीक है, एटम बेसिकली क्या चीज़ है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कोई भी चीज़ मार्जे वजूद में आती है, कोई भी चीज़ बनती है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम एटम का नाम देते हैं। एटम एक बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि आपके हाथ में एक एप्पल है, आप उस एप्पल को एक नाइफ़ के साथ कट करना स्टार्ट करें। जब आप उस नाइफ़ के साथ उस एप्पल को कट करना स्टार्ट करेंगे, आपने उसको इतने छोटे पीसेस में कट करना है कि आपको एक ऐसा यूनिट मिल जाए, आपको इतना छोटा पीस मिल जाए कि आप उसको मज़ीद कट करने की सलाहियत ना रखते हों, उसको हम एटम का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एटम जो हैं वो आपस में जब कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो होमो एटम से मिलकर बने हों, यानी कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हों, या ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हों, जिनको हम हेट्रो एटम्स का नाम देते हैं। और ये कलेक्टिवली अगर मॉलिक्यूल्स के लिए हम नाम यूज़ करें तो वो फिर हेट्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी दे रही हूँ ये आपके टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने खुद से आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया होगा। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है। जब हम उसको फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करते हैं। एटम्स को जब एक दूसरे के साथ ज़ाहिर सी बात है, जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो एटम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी। वो जो केमिकल फोर्सेस एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती हैं उनको हम केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये O2 है। O2 का मतलब है कि दो ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। वो दो ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड होंगे? ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो उन केमिकल फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को कौन सी ऐसी फोर्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती हैं? वो फोर्सेस जो हैं वो कहलाती हैं केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने केमिकल फोर्सेस की डेफिनेशन आप लोग बुक के थ्रू भी देख लें, वो मैं आपको मैं ऐसे समझा भी दूँगी। अच्छा जी, हम इस चीज़ को अब यहाँ तक डिस्कस किया हमने। मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी कि इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने कहाँ से लेके करनी है और किस तरीके से आपने उसको लिखना है। ठीक है, वो मैं आपको अलग से उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 59 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये पेज नंबर 59 जो है वो आप लोग देख सकते हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। अच्छा जी, अब एटम्स के केमिकल बॉन्ड्स बनाने की वजह क्या है? ये आप सबको पता है कि दुनिया की हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। ठीक है,
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, या कोई भी एंटाइटी है, या कोई भी चीज़ है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अपने आप को इस हद तक स्टेबल कर लें कि किसी के मोहताज ना रहें। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी, सो एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू गेट स्टेबल बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया कि दुनिया की हर चीज़ जो है, या कायनात की हर चीज़ जो है, वो स्टेबिलिटी चाहती है। ठीक है, इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उनको स्टेबल होने, वो स्टेबल कैसे होंगे? ज़ाहिर है एटम जो है वो फ्री फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेंगे। तो एटम जो है वो स्टेबल किस तरह से होंगे? केमिकल बॉन्ड्स बना के अपने जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जब नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करती है, तो तब जाके एटम जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही हमने कंसिडर क्यों किया? नोबल गैसेस बेसिकली क्या चीज़ है? आप पीरियोडिक टेबल का 8th ग्रुप जो है वो उठा के देख लें। 8th ए ग्रुप जो है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा, ये जो गैसेस हैं, ये इनको हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। नोबल गैसेस जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि ये स्टेबल हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के सबसे स्टेबल मेंबर जो हैं वो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस स्टेबल क्यों हैं? इसका क्या रीज़न है? नोबल गैसेस स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए एटम स्टेबल क्यों करना चाहेंगे अपने आप को? कोई भी एटम जो है वो तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो NS2 हो या NP6 हो। ठीक है, ये मैं S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं D ब्लॉक या F ब्लॉक के एलिमेंट्स की भी बात नहीं कर रही। ठीक है, S या P ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 या NP6 होगी, तब जाके एटम जो हैं वो स्टेबल होंगे। ठीक है, अब जो नोबल गैसेस हैं उसमें हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 होगी। ठीक है, और बाकी जो हैं ज़ाहिर है एटॉमिक नंबर उनका बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P शेल भी इंक्लूड होता जाएगा। खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एटम तब स्टेबल होगा जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करेगी, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो एटम स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि स्टेबिलिटी का मतलब है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हों। जब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से मेंशन करती हूँ कि हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, अब क्या होगा? हाइड्रोजन का आपको पता है कि एक प्रोटॉन होगा उसके पास और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने एक हाइड्रोजन का एटम बनाया है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि ये एक एटम है जिसके एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, तादाद सेम होती है। ठीक है, तभी तो जाके एटम न्यूट्रल, एज अ होल न्यूट्रल कहलाता है ना। तो ये हाइड्रोजन जो है दूसरा, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए लिखा कि ये प्रोटॉन को शो करवा रहा है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिया इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, हम लोग इस साइड पे मेंशन करेंगे। ये देखें, ये इन दोनों के दरम्यान में केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये जो केमिकल बॉन्ड इनके दरम्यान में बनेगा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आ गए। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आए, तो ये दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड की शेयरिंग की। तो इस तरह ये फील होगा इस एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको फील होगा कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में एक दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ना हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्शन में आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके बुक में जो है वो 2 रूल्स मेंशन किए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। एक हमारे पास कहलाता है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। ठीक है, डुप्लेट नाम से जाहिर है 2 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ऑक्टा का वर्ड हम 8 के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना, ये जो है ये डुप्लेट रूल कहलाता है। जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, इसका मतलब है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उसको स्टेबल बना देते हैं उसको, फिर यानी कि उसका एस सब शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जब एस सब शेल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना वो किसी से देगा, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ना वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करना। जब एक एटम जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर लेता है तो इसका मतलब है वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। कि नोबल गैसेज को नॉन रिएक्टिव क्यों कहा जाता है। नोबल गैसेस को सिंपली नॉन रिएक्टिव इसलिए कहा जाता है कि उनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, या तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल में फॉलो हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनको जो है हम कहते हैं कि ये स्टेबल हैं। ठीक है। नॉन रिएक्टिव आ जाते हैं। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि एटम जो है वो इस कंडीशन में होता है कि उसको रिएक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा जी, अब एटम्स कंबाइन अच्छा जी, यहाँ पे है एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद अपने आप को स्टेबल कंडीशन में ले आते हैं। अच्छा जी, अब आपके बुक में अब अपनी बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बताया गया है, 3 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि एटम जो है वो किस तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अकोमोडेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन वैलेंस शेल। अच्छा जी, एटम किस तरह से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करेगा। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय अटेनिंग या गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी है बाय शेयरिंग। अच्छा जी, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि अगर एटम के पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो प्रेफर करेगा कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ठीक है। यानी कि देखें, अब हम अगर बात कर लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो स्टेबल होता है, हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में चाहिए, हर हाल में चाहिए, ताकि वो अपने आप को स्टेबल करे। तो क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन। बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि एटम जो है वो ये अपने आप को इस तरह से स्टेबल करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है। जो उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद भी है ना, वो भी निकाल देगा, जिससे उसके अंदर वाले सब शेल्स हैं वो कंप्लीट होंगे, जिसकी वजह से वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी कब अप्लाई होती है, जब एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, अपने जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है ना, वो कोशिश करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे अपने अंदर से। ठीक है। अपने शेल से निकाल दे, अपने सब शेल से निकाल दे। जब वो अपने आउटर मोस्ट सब शेल से अपने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास मौजूद हैं वो जब निकाल देगा तो इसका मतलब है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगर एक एटम जो है ये कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो किसी से ले ले, वो गेन कर ले और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ले। तो इसी तरह उसका 8 का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन की एग्जांपल आप ले लें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, अब उसको अपना 8 का नंबर पूरा करना है,